नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं UPSSC PET 2022 के प्रैक्टिस सेट की। तो दोस्तों टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों एक तरफ सूची 1 दी गई है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है। सूची 1 में क्या है, हड़प्पा कालीन स्थल है, और सूची सेकंड में क्या उनकी स्थिति है दर्शाई गई है। ठीक है, तो बताइए मांडा कहाँ पे है। मांडा है ये जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ पे है, ये है राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ पे है, ये है हरियाणा में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चोलों की राजधानी थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंजौर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीवान ए रियासत। इसको लागू बलबन ने नहीं किया था, इसको किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। ठीक है, कौन सी यूरोपीय शक्ति सबसे पहले भारत में आई थी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आए थे पुर्तगाल। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आया था, दूसरे पे आए थे डच। तीसरे पे कौन आया था, ये आए थे अंग्रेज। और सबसे लास्ट में कौन आया था, सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो दोस्तों बताइए 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल और रोटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। तो दोस्तों अभिनव भारत किसके द्वारा किया गया, ये दोस्तों किया गया है वीडी सावरकर जी के द्वारा। इसकी स्थापना किसने की थी, वीडी सावरकर जी ने। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, तो ये की है अरविंद घोष ने। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की, गदर पार्टी की स्थापना की लाला हरदयाल ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, ये की है CR दास ने, चित्तरंजन दास ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। तो दोस्तों बताइए कौन सा अधिनियम था, तो ये था 1852 का अधिनियम। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर बताइए। ठीक है, तो दोस्तों उकाई कहाँ पे है, उकाई है गुजरात में। ए को 2 से मिलाएंगे। पतरातू कहाँ पे है, पतरातू है झारखंड में। और पेंच कहाँ पे, पेंच आप सभी को पता है ये है मध्य प्रदेश में। और ढाबोल कहाँ पे है, ढाबोल है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में क्या दिया है, सूची 1 में दी है ये परियोजना। और सूची सेकंड में क्या दिया है, ये किस नदी पर है। ठीक है, कौन सी परियोजना किस नदी पर है। तो बताइए दोस्तों भाखड़ा जो परियोजना है किस नदी पर है, ये है सतलुज नदी पर। ठीक है,
ए को मिलाएंगे 4 से। हीराकुड किस पे है? हीराकुड है महानदी पे, जो कि उड़ीसा में है। इडुक्की बांध कहाँ पे है? इडुक्की है, बताइए, ये है पेरियार नदी पे, ठीक है। और नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? ये है कृष्णा नदी पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए दोस्तों, सूची 1 में क्या दिया है? पर्वतीय दर्रा, ठीक है। और ये किस राज्य में है? ये सूची 2 में दिया गया, ठीक है। तो बुमला दर्रा कहाँ पे? बुमला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और जेलेपला दर्रा कहाँ पे? ये है सिक्किम में। मुलिंगला दर्रा कहाँ पे? ये है उत्तराखंड में। और सिप्ला दर्रा कहाँ पे? ये है हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये तीनों थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नांकित में से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये है दुग्ध उत्पादन से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भिलाई स्टील संयंत्र एक डैश उपक्रम है। यह कैसा उपक्रम है? ये एक है सार्वजनिक उपक्रम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। दोस्तों इसका लोगो क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आबिद हुसैन समिति का संबंध था। तो दोस्तों इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था लघु उद्योग से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति के में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकात्मक प्रणाली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? तो दोस्तों ध्वनि तीव्रता से किस माध्यम में गुजरती है? ये गुजरती है ठोस में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों ये सभी को पता है, इसका आंसर बताइए आप लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। इसका फार्मूला क्या होता है? NaCl, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूल की कली से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है? 0.09 का होल स्क्वायर माइनस 0.03 का होल स्क्वायर अपॉन 0.09 प्लस 0.03। दोस्तों देखिए ऊपर किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है? ये बन रहा है ऊपर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। और नीचे क्या है? ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। और नीचे क्या है? नीचे है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कट जाएगा, क्या बचेगा? ए माइनस बी, ठीक है। तो ए की जगह क्या है? ए की जगह है 0.09 और बी की जगह क्या है? 0.03। तो 0.09 से 0.03 घटा देंगे, क्या आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.06।
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। कोई दुकानदार 1450 प्रति कुर्सी की दर से 10 कुर्सियाँ खरीदता है और भाड़े पर 600 रुपये खर्च करता है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक कुर्सी को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? तो दोस्तों, एक कुर्सी की कीमत कितनी है? एक कुर्सी की कीमत है 1450 रुपये। ठीक है, और ये भाड़े पे कुल इसका खर्च कितना है? 600 रुपये। तो एक कुर्सी का अगर निकालेंगे तो 600 रुपये तो क्या नाम है आपका पूरे भाड़े का खर्च है। अगर एक कुर्सी का निकालेंगे, 10 कुर्सी खरीदता है, एक कुर्सी का निकालेंगे तो एक कुर्सी का भाड़े का खर्च कितना आ जाएगा? लगभग ये आ जाएगा 60 रुपये। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब ये बोल रहा है कि एक कुर्सी का भाड़ा 60 रुपये है और एक कुर्सी की कुल कीमत क्या है? 1450 रुपये। आगे क्या कह रहा है? 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रत्येक कुर्सी को कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा? तो दोस्तों, एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया? देखिए, एक कुर्सी का मूल्य ये 1450 तो है ही है। ठीक है, भाड़े पे 60 रुपये खर्च कर देता है, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा? 1450 में उसने खरीदी और 60 रुपये भाड़ा दिया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? एक कुर्सी का मूल्य 1510 रुपये उसकी पूरी कॉस्ट आ जाएगी। अब क्या कह रहा है? 10% लाभ कमाने के लिए। ठीक है, अब 1510 रुपये में 10% लाभ कमा लेंगे। 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। 151 गुणे 11 कितना आंसर आ जाएगा? ये 1661। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 0.08 इंटू 0.23 भाग 0.004 इसका मान ज्ञात करना है। देखिए, 0.08 इंटू 0.23 अपॉन में क्या है? 0.004। 23 को 8 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 184। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट के पहले लगा है, यहाँ पे 2 पॉइंट के पहले दशमलव लगा है। ठीक है, 2 अंक के पहले दशमलव लगा है, तो कितने अंक के पहले लगा देंगे? 4 अंक के पहले। ठीक है, ये 180 आ जाएगा। 4 अंक के पहले लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा और नीचे क्या है? 0.004। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 18.4 अपॉन 4 पॉइंट इसको आगे कर देंगे। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 4.6। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। √5, 3√7, 4√13 इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों, पहली संख्या क्या है? √5। अगली संख्या क्या है? 3√7। 3√3 को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये किस पे आ जाएगा? ये स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, 3 स्क्वायर में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 9 गुणे 7। अगर 4 को अंदर ले जाएंगे तो 4 भी स्क्वायर में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 13। सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, √5 तो √5 ही आ गया। 9 सते 63, तो ये कितना हो जाएगा? 63। और 16 गुणे 13 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 207। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सी है? सबसे बड़ा ये संख्या है 207। 207 किस रूप में लिखा था? ये लिखा था 4√13 के रूप में। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4√13। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 75 अंकों का औसत 45 है। तो दोस्तों देखिए, कह रहा क्वेश्चन 75 अंकों का औसत 45 है, तो 75 अंक का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, अगर कुल मूल्य निकालेंगे तो 75 अंकों का कितना हो जाएगा? ये 75 गुणे 45 औसत, क्योंकि 45 है, कितना ये हो जाएगा? आगे क्या कह रहा है? पहले 50 अंकों का औसत 42 है, तो 50 अंकों का कुल मूल्य निकालेंगे, कितना हो जाएगा? ये 50 अंकों का, ये देखिए 75 अंकों का दिया है, ये 50 अंकों का निकालेंगे। ठीक है, प्रथम 50 अंकों का। ठीक है, कितना हो जाएगा? 50 गुणे और कितना औसत दिया? 42, तो ये कुल मूल्य क्या हो जाएगा? 50 गुणे 42। अब क्या कह रहा है? अंतिम 26 अंकों का औसत 52 है, तो अंतिम 26 अंकों का औसत निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 26 गुणे औसत कितना है? 52। अब क्या कह रहा है? 50वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, तो 50वां अंक कौन सा होगा? तो दोस्तों 50वां अंक होगा 50 अंकों का औसत। ठीक है, प्रथम 50 अंकों का 50 गुणे 72 प्लस 26 अंकों का औसत, अंतिम जो 26 अंकों का औसत है 26 गुणे 52। ठीक है,
अब क्या इसमें घटा देंगे, इसमें घटा देंगे 75 अंकों का औसत, तो 75 गुणे 45, घटाने पे कितना आएगा ये 3452, और ये माइनस करने पे कितना आएगा 3375, इसको माइनस कर देंगे कितना आंसर आ जाएगा ये 77। ठीक है, और 77 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी 77 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 77। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, पवन का संधि विच्छेद है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पो धन अन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अप्रश्यता। देखिए रा ऐसा लगाएंगे नीचे वाला और सा सलजम वाला लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो बताइए किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आजीविका। ठीक है, आजीविका होता है, इसमें लिखा आजीवका। ठीक है, क्या होता है शुद्ध वर्तनी, आ जी और छोटे की मात्रा वाह में लगती है, आजीविका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, तो महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, अंतःपुर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अंतःपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ऋजु का विलोम है, ऋजु मतलब क्या होता है सीधा, इसका विलोम क्या हो जाएगा वक्र। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वक्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से 45, तो देखिए दोस्तों ये इंग्लिश का पैराग्राफ दिया है, आप इसको सावधानीपूर्वक 2 बार पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ लीजिए आप लोग सावधानीपूर्वक। पढ़ने के बाद चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 41, अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडियाज़ 1.2 बिलियन पीपुल आर अंडर द एज ऑफ डैश, तो इसमें क्या भरना है। देखिए इसका आंसर दिखाते हैं आपको, पैराग्राफ में कहाँ पे दिया है, सारे आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर आपको दिया है पहली लाइन में, अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडियाज़ 1.2 बिलियन पीपुल आर अंडर द एज ऑफ 26। आंसर क्या हो जाएगा इसका 26। चलिए लगाते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 26। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट आर द रीज़न ऑफ हाई नंबर ऑफ सुसाइड रेट एमंग द यंग इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका पैराग्राफ में आंसर दिखाते हैं कहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर दिया है यहाँ पे, द रीज़न ऑफ सच हाई नंबर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू लैक ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इमोशनल रिसोर्सेज। तो चलिए आंसर लगाते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लैक ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इमोशनल रिसोर्सेज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए पैराग्राफ में देखते हैं इसका आंसर। देखिए दोस्तों यहीं पे डायरेक्ट इसका आंसर दिया है, ये दूसरी लाइन में 2020 में। ठीक है, फॉरकास्ट किया है कि जो कंट्री है वो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट कंट्री बन जाएगी इन द वर्ल्ड। आंसर क्या हो जाएगा 2020। चलिए आंसर लगाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी 2020। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होता है जटिल, कोई चीज़ जटिल है, कठिन है। इसका सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची बताना है, तो जटिल किसका पर्यायवाची होता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। एरोगेंस, ठीक है, एरोगेंस मतलब क्या होता है, एरोगेंस मतलब होता है अहंकार, अहंकार। इसका एंटोनिम्स बताना है, विलोम बताना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है, नर्म। ठीक है, तो इसका ये विलोम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए।
देखिए दोस्तों, डेसिबल में क्या नापते हैं? डेसिबल में ध्वनि नापते हैं। और एम्पियर में क्या नापेंगे? एम्पियर में नापेंगे विद्युत धारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। एक निश्चित कोड भाषा में यदि व्यूअर को SFBTBO लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में CASTLE को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, VIER इसको क्या लिखते हैं? SFBTBO। देखिए दोस्तों, V से अगर हम 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा? S। I से 3 घटाने पर कितना आ जाएगा? F। E में से 3 घटा देंगे B आ जाएगा। W में से 3 घटाएंगे T आएगा। E में से फिर 3 घटाएंगे B आएगा। और R में से 3 घटाएंगे क्या आएगा? O आएगा। तो मतलब सभी में से 3-3 घटा देंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, किसका निकालना है? CASTLE। C में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा? अगर C में से 3 घटाएंगे तो ये Z आ जाएगा। A में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा X। S में से 3 घटाएंगे तो P। और T में से 3 घटाएंगे तो Q। और L में से 3 घटाएंगे तो I। और E में से 3 घटाने पे क्या आएगा? B। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। 5 सदस्यों KLMNO का एक परिवार है। उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, O अविवाहित है और K का भाई है। देखिए, O अविवाहित है और किसका भाई है? K का भाई कौन है? O। देखिए आगे देखते हैं। NO की बहन है। ये जो N है ये O की बहन है। बहन को माइनस में लिख देंगे। ठीक है, पुरुष को हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे और महिला को नेगेटिव। ठीक है, ये लिख देंगे। M एकमात्र विवाहित महिला है और N की माँ है। जो M है ये एक क्या है? विवाहित महिला है और N की माँ है। ठीक है, और विवाहित महिला है मतलब एक शादीशुदा जोड़ा है, इनके भी एक हस्बैंड है। ठीक है, तो हस्बैंड कौन हो जाएंगे? देखिए कौन बचा? K हो गया, L हो गया। L अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो L एक विवाहित जोड़ा है तो L इनके हो जाएंगे हस्बैंड। आगे क्या कह रहा है? L और O, ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? और N की माँ है। L और O समूह में मात्र 2 पुरुष हैं। देखिए एक पुरुष क्या है? L। एक क्या है? O। ठीक है, ये L हो गया, ये O हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? K के पिता कौन है? देखिए K O का भाई है। ठीक है, O N की बहन है। तो N के मम्मी कौन है? M है। और इसके हस्बैंड कौन है? L है। तो K के पिता कौन हो जाएंगे? L। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, L। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? तो देखिए शेष दिन निकालना है। तो सितंबर में कितने दिन होते हैं? सितंबर में होते हैं 30 दिन। ठीक है, अब 27 सितंबर को क्या है? शनिवार। तो कितने इसमें शेष दिन बचे? 28, 29, 30, मतलब 3 शेष दिन बचे हैं। ठीक है, और अक्टूबर में कितने दिन हैं? अक्टूबर में है 27 दिन। तो 27 दिन कितना हो गया? ये जोड़ने पे 30 दिन शेष बचे हैं। और 30 दिन में सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन से डिवाइड करेंगे, कितना शेष बचा? 7 चौक 28, 2 शेष बचा। ठीक है, 2 जब शेष बचा तो 2 किस में जोड़ देंगे? शनिवार में। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? शनिवार, इतवार और सोमवार। तो जोड़ने पे क्या आ रहा? सोमवार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोमवार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। निर्देश 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान हैं और एक असमान। उस असमान शब्द का चयन करिए। तो देखिए कौन सा असमान है? देखिए ताजमहल आगरा में है, इंडिया गेट नई दिल्ली में है, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता में है, और कोणार्क का मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो देखिए इसमें असमान क्या है? ऑप्शन नंबर डी, असमान है। क्यों असमान है? क्योंकि देखिए ये उड़ीसा राज्य का नाम है और जबकि आगरा, नई दिल्ली और कोलकाता ये सिटी का नाम है। ठीक है, और उड़ीसा क्या है? राज्य का नाम है। तो ये असमान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। जून 2022 में भारतीय प्रेस परिषद PCI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52।
किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना की गई है? तो कौन सा IIT है? यह है IIT मद्रास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस विटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपिका पादुकोण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला EV चार्जिंग स्टेशन लागू किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। जनवरी 2022 में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज, जिन्हें बृजमोहन नाथ मिश्रा कहते हैं, का निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालका विद्याधीन घराना। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 22 मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो दोस्तों इस अभियान का नाम क्या था? सुजलाम 2.0। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुजलाम 2.0। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। जून 2022 में कौन राज्य डैश केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, असम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति का अनावरण किया। इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों को कितनी अवधि तक राजकीय पारेषण शुल्क से छूट मिलेगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। मई 2022 में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दानिश सिद्दीकी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। लोसार उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोनपा जनजाति द्वारा लोसार उत्सव मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। लखनऊ डैश की राजधानी है? तो जैसा आप सभी को पता है लखनऊ किसकी राजधानी है? ये है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है मानवाधिकार से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मानवाधिकार। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। मैड्रिड डैश की राजधानी है? तो दोस्तों मैड्रिड किसकी राजधानी है? यह है स्पेन की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। कर्नाटक की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PR श्रीजेश को। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा विज्ञान वाला ये असत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 से 75। देखिए दोस्तों ये हिंदी का गद्यांश दिया है। ठीक है। आप लोग इसको कम से कम दो से तीन बार पढ़िए
और चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71, लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए इसका आंसर कहाँ पे पैराग्राफ में दिया है। देखिए दोस्तों, ये इसका आंसर पहली लाइन में दिया है। कुछ कहा जा रहा हो उसे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। क्या होता है? अपनी बात कहने का तरीका। चलिए आंसर लगाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बात कहने का तरीका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, संवाद तभी सार्थक होता है जब। देखिए इसको भी दिखाते हैं पैराग्राफ में कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ में है, तीसरी लाइन पे है। किसी के कहे को सुनने के लिए उसे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलिए आंसर लगाते हैं। तो कहने सुनने वाले सक्रिय हो, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों खामोशी ही बोलने लगती है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत रहना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, लेखिका के अनुसार क्या है? लेखिका के अनुसार एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानता है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, महत्वपूर्ण शब्द है, जो महत्वपूर्ण है ये शब्द कैसा है? ये है यौगिक शब्द, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यौगिक शब्द। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से 80, देखिए दोस्तों ये फिर से हिंदी का एक गद्यांश दिया गया है, आप इसको कम से कम 2 बार पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76, सत्य की अवधारणा होती है। तो दोस्तों सत्य की अवधारणा कैसे होती है बताइए? तो चलिए पैराग्राफ में दिखाते हैं इसका आंसर। दोस्तों देखिए इसका आंसर कहाँ पे दिया है? इसका आंसर सत्य की अवधारणा बहुत सुंदर है, ठीक है, किंतु बहुत अमूर्त और द्वैधात्मक भी है। ठीक है, चलिए इसका आंसर लगाते हैं। सत्य की अवधारणा क्या होती है? तो देखिए ऊपर पैराग्राफ में दिया गया था, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक, अमूर्त और द्वैधात्मक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, बुद्धिजीवी के कार्यकलापों में नैतिक आयाम कब जुड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर चलिए पैराग्राफ में दिखाते हैं कब जुड़ता है। देखिए दोस्तों इसका आंसर दिया है आपको यहाँ पे, जो होना चाहिए उसके बारे में विचार करता है और इस तरह नैतिक आयाम स्वतः ही उसके बौद्धिक कार्यकलाप के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए आंसर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का। तो दोस्तों 77 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जब वह क्या होना चाहिए इसकी परिकल्पना करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, वस्तुपरक ज्ञान होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु पर आधारित ज्ञान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, बुद्धिजीवी अन्य तत्व वेदताओं से किस प्रकार अलग है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह तटस्थता पर जोर देता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, बुद्धि प्रज्ञा में कब रूपांतरित होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब मनुष्य चिंतन व्यापक होता है, जब मनुष्य का चिंतन व्यापक होता है और समस्त चराचर जगत उसकी दृष्टि बिंदु में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से 85, निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करें जो एक स्कूल XYZ में विभिन्न वर्षों में 10वीं कक्षा में परीक्षा में उत्तीर्ण विभिन्न उपस्थित होने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। दोस्तों देखिए ये पैराग्राफ दिया है, ठीक है, जो वर्ष 2011, 12, 13 और 14, 15
में लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो डार्क वाला है बाद वाला है, ये कौन सी संख्या है? ये है लड़कियों की। ठीक है, ये संख्या है लड़कियों की। और जो पहले वाला बार है ये है किसकी? ये है लड़कों की। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2012 और 13 में 10वीं कक्षा में परीक्षा देने वाले लड़कों की कुल संख्या का 2012 और 2015 में 10वीं कक्षा में परीक्षा में देने वाले लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका आंसर निकालते हैं। 2012 और 13 में 10वीं कक्षा में परीक्षा देने वाले लड़के कितने थे? तो देखिए दोस्तों 2012 और 13 में, ठीक है, 10वीं कक्षा में परीक्षा में देने वाले लड़के कितने थे? 2012 में कितने हैं? 250 और 13 में कितने हैं? प्लस 300, टोटल कितने हैं? 550। आगे क्या कह रहा है? 2012 और 15 में 10वीं कक्षा में परीक्षा देने वाली लड़कियां, तो 2012 और 15 में परीक्षा देने वाली लड़कियां कितनी है? 2012 में है 325 और 2015 में कितनी है? ये भी है 325, टोटल कितना है? 650 हो गया। आगे क्या कह रहा है? इसका अनुपात निकालना है, तो 550 अनुपात 650, इन दोनों का अनुपात निकालना है। 0 से 0 कट गया, क्या आ जाएगा? 11 अनुपात 13। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 11 अनुपात 13। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। 2011, 13 और 15 में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या का औसत 2012 में उपस्थित होने वाले लड़कियों की संख्या से कितने % कम है? देखिए 2011, 13 और 15 में उपस्थित होने वाले लड़कों का औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत कितना हो जाएगा? ये औसत हो जाएगा 225। ये 2011 में उपस्थित लड़के हैं। 13 में कितने हैं? 13 में है 300 और 15 में कितने हैं? 15 में है 375। औसत निकालना है, 3 है तो बटे 3 कितना हो जाएगा? जोड़ने पे आएगा ये 900। नीचे कितना है? बटे 3, कितना औसत आ जाएगा? औसत आ जाएगा 300। आगे क्या कह रहा है? 2012 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या, 2012 में कितनी लड़कियां हैं? 2012 में लड़कियों की बात करेंगे, 2012 में कितनी लड़कियां हैं? 325। आगे क्या कह रहा है? की संख्या से कितने % कम है? तो ये 325 है, ये 300 है, 325 से कितना कम है? ये 25 कम है। और किससे कम है? ये 325 से। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? ये 7.7%। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 7.7%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 2012, 13 और 15 में उपस्थित होने वाले लड़कियों की कुल संख्या 5 वर्षों में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या से कितने % कम है? तो देखिए 2012, 13 और 15 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या निकालेंगे। किस में निकालेंगे? 2012, 13 और 15 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है? 2012 में कितनी है? 325। 2013 में कितनी है? 350। और 2015 में कितनी है? 325। टोटल ये कितना हो जाएगा? टोटल ये हो जाएगा 1000। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 5 वर्षों में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या, तो 5 वर्षों में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? 5 वर्षों में निकालेंगे। पहले वर्ष में 225, दूसरे में कितना है? 250, तीसरे वर्ष में कितना है? 300, आगे चौथे वर्ष में 280 और पाँचवें में कितना है? 375। टोटल ये कितना हो गया? 1430। क्या कह रहा है? संख्या से कितने % कम है? तो ये जो 1000 है 1430 से कितना कम है? ये है 430 कम। और किससे कम है ये? 1430 से। 1430 से कम है, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 30.1%। सॉल्व करने पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 30.1%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। वर्ष 2011 से 2015 तक परीक्षा में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या का औसत निकालना है। तो देखिए औसत निकालना है, कितने लड़के उपस्थित हुए थे 2011 में? 2011 में 225 हुए थे। 12 में कितने थे?
250, 2013 में कितने थे 300, 2014 में 280 और 2015 में 375 लड़के थे। ठीक है, औसत निकालना है। औसत के लिए 5 साल में लड़के निकालना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। जोड़ने पे कितना आएगा 1430/5। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 286। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 286। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। वर्ष 2013 में परीक्षा में उपस्थित होने वाले लड़कियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई। तो देखिए 2013 में कितनी लड़कियां थी उपस्थित हुई थी, 2013 में हुई थी 350। आगे क्या कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में कितने % वृद्धि हुई। तो पिछले वर्ष में कितनी हो गई 2012, पिछला वर्ष 2012 में कितनी थी 325। कितनी वृद्धि हुई है तो ये हुई 25। किससे वृद्धि हुई 325 से, और परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा कर देंगे। सॉल्व करने पे क्या आएगा, सॉल्व करने पे आएगा 7.7%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.7%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 5 साल की अवधि के दौरान संस्थान ए और बी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए नामांकित विद्यालयों की संख्या को दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, ये संस्थान ए कौन सा है, ये जो हल्के में दिया गया है ये संस्थान ए है, और जो डार्क में दिया है संस्थान बी है। ठीक है, 2014 में कितने नामांकन हुए थे संस्थान ए में 160, संस्थान बी में कितने हुए 225। इसी तरह 2018 में संस्थान ए में कितना हुआ, ये हुआ 260, और 2018 में ही संस्थान बी में कितना नामांकित हुआ, ये 225। ठीक है, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। 2014, 16 और 18 के दौरान संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या संस्थान बी में 5 वर्षों के दौरान नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना % है। तो देखिए 2014, 16 और 18 में संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। ठीक है, नामांकित विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2014 में कितनी है 160, 2016 में कितनी है 300, और 2018 में कितनी है 260। जोड़ने में कितना आ जाएगा, ये जोड़ने पे आ जाएगा 720। आगे क्या कह रहा है संस्थान बी में 5 वर्षों के दौरान नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो संस्थान बी में निकाल देंगे 5 वर्षों में। पहले वर्ष में 225, दूसरे में 360, तीसरे में 375, चौथे वर्ष में कितनी थी 325, और 5वें वर्ष में 225। ठीक है, जोड़ने पे कितना आएगा, ये जोड़ने पे आएगा 1510। आगे क्या कह रहा है कुल संख्या का कितना % है। तो ये जो 720 है, ठीक है 720 कुल संख्या कितनी है, ये 1510। 1510 का क्या निकालना है परसेंटेज, कितना % है 100 से गुणा कर देंगे। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे ये आएगा कितना आ जाएगा, ये 47.7%। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 47.7%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। किस वर्ष में संस्थान बी में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या उसी वर्ष संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से x% अधिक है, जहां 25 छोटा है x से, x छोटा है 30 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2015 में किस वर्ष संस्थान बी में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए 2015 में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2015। और निकालना कैसे, देखिए सभी ऑप्शन में पहले 2016 का निकालेंगे, फिर 2015 का निकालेंगे, फिर 2014, फिर 2017 का। चलिए 2015 का निकाल के दिखाते हैं कैसे आंसर आया। 2015 में बी में कितना है 360। अब इसी तरह 2015 में ए में कितना है, संस्थान ए में है 280। ठीक है, अधिकता कितनी हो गई, ये 360 है, ये 280 है। कितनी अधिक है, अधिक है ये 80। किससे अधिक है 280 से।
परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा ये 28.57%। ठीक है, देखिए 28.57% आ जाएगा। ये इससे वेरीफाई किससे हो रही है, यहाँ से 25। देखिए x की वैल्यू 28.57 आ गई, जो कि 25 से बड़ी है और 30 से कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2015। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। 2015 और 2018 में संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या तथा 2014 तथा 2016 में संस्थान बी में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। तो देखिए 2015 और 18 में नामांकित 2015 और 18 में संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। तो 2015 में संस्थान ए में कितने थे, 280, और 2018 में कितने थे, 260। जोड़ने पे कितना आ जाएगा ये 540। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, संस्थान 2014 और 2016 में संस्थान बी में। तो 2014 और 16 में संस्थान बी में, तो 2014 में कितने थे संस्थान बी में, 225, और 2016 में कितने थे, 375। टोटल कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, अब क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो 540 का अनुपात निकालना है 600 से। 0 से 0 कट गया। ठीक है, क्या आ जाएगा, 9:10। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 9:10। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। संस्थान बी में 2015, 16 और 18 में नामांकित हुए विद्यार्थियों की औसत संख्या 2017 में संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से कितना % अधिक है। तो चलिए निकालते हैं। संस्थान बी में, ठीक है, कब 2015 में कितने हैं, 360, 2016 में कितने हैं, 375, और 2018 में कितने हैं, देखिए 2018 दिया है, 2018 में कितने हैं, ये 225। इनका क्या निकालना है, औसत। औसत निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 960। टोटल ऊपर 960/3। औसत कितना है, 320। ठीक है, कितना है औसत, 320। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 320, ये औसत आ गया। आगे क्या कह रहा है, 2017 में संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या। तो 2017 में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है संस्थान ए में, 250। आगे क्या कह रहा है, कितने % अधिक है। तो देखिए 320 250 से कितना अधिक है, यह है 70 अधिक। और किससे अधिक है, यह है 250 से अधिक। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 चला गया, 5 दूना 10, 5 पचे 25। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 28%। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 28%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। 5 वर्षों के दौरान संस्थान बी में नामांकित विद्यार्थियों की औसत संख्या है। तो 5 वर्षों के दौरान संस्थान बी में, चलिए निकालते हैं। पहले वर्ष में 225, दूसरे में कितना है संस्थान बी में, 360, तीसरे में कितना है, तीसरे वर्ष में 375, चौथे वर्ष में 325, और 5वें वर्ष में 225। औसत निकालना है, तो 5 वर्ष दिया है, 5 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा, ऊपर जोड़ने पे 1510, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 302। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 302। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक। निम्नलिखित तालिका में विभिन्न फसलों का वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक उत्पादन, जो कि टन में है, दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, 2015 में चावल का कितना उत्पादन है, चावल का है 415 टन। इसी तरह गन्ने का कितना है, 10,000 टन। मक्का का कितना है, 490 टन। 2017 में गेहूं का कितना है, 3,482 टन। जौ का कितना है, 700 टन। ठीक है, इसी तरह वर्ष 2019 में गन्ने का कितना है, 1450, और चावल का कितना है, 600 टन। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91। जौ के औसत उत्पादन और चावल के औसत उत्पादन में अंतर कितना है। तो देखिए दोस्तों, औसत उत्पादन निकालना है जौ का और चावल का। तो देखिए जौ का निकालना है, तो 975 प्लस 825 प्लस 700 प्लस 625 प्लस 775।
ठीक है। ये कितना आ जाएगा जोड़ने पे 3900। अब इसका औसत निकालना है, कितने वर्ष हैं, ये 5 वर्ष दिए गए हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे। औसत कितना आ जाएगा जौ का औसत आ जाएगा 780। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, चावल के औसत उत्पादन में, अब चावल का भी औसत उत्पादन निकालना है तो 415 प्लस 580 प्लस 585 प्लस 625 प्लस 600। ठीक है। जोड़ने पे कितना आ रहा है ये बताइए, जोड़ने पे आ रहा है और इससे इसको औसत निकालना है, 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 549। आगे क्या कह रहा है, अंतर निकालना है। ठीक है। तो देखिए 780 अंतर निकालने के लिए माइनस 549। ठीक है। ये 549 लिखा है। ठीक है। 780 माइनस 549 कितना आंसर आ जाएगा, 231। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 231। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। वर्ष 2015 की तुलना में 2019 में मक्का के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई। तो 2015 में मक्का कितना हुआ, 2015 में मक्का हुआ 490 टन। ठीक है। और 2019 में कितना हुआ, 2019 में हुआ 840 टन। ठीक है। कितना वृद्धि हुई, देखिए ये 350 टन वृद्धि हुई, किससे हुई, 490 से। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, 71.43। सॉल्व करने पे आ जाएगा। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी 71.43। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। गत वर्ष की तुलना में गन्ने के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि किस वर्ष हुई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2016 में। ठीक है। देखिए 2015 में कितना गन्ना है, 2500 टन, 2500 टन है। ठीक है। और 2016 में कितना है, 4218 टन। लगभग ये 1.5 गुना से अधिक इसमें वृद्धि हुई। ठीक है। लगभग 150% से अधिक। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2016। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। तालिका में दी गई अवधि में गेहूं का औसत उत्पादन कितना है। तो देखिए गेहूं का औसत उत्पादन निकालना है। तो गेहूं में 2015 में कितना था, 2500 टन, 2016 में 4218 टन, 2017 में 3482 टन और 2018 में कितना है 4500 टन और 2019 में कितना है, 2019 में है 3300 टन। औसत निकालना है बटे 5, कितना आ गया ऊपर जोड़ने पे 18,000 बटे 5, कितना आंसर आ जाएगा 3600। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3600। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। वर्ष 2017 में सभी फसलों का औसत उत्पादन वर्ष 2018 के गन्ना उत्पादन से कितना % अधिक है। तो देखिए 2017 में सभी फसलों का औसत निकालेंगे, 2017 में सभी फसलों का औसत निकालेंगे तो 585 प्लस 3482। ठीक है। यह है गेहूं का, गन्ने का कितना है 1250 2017 में। ठीक है। आगे क्या है, जौ का कितना है 700 और मक्के का कितना है 610। औसत निकालेंगे तो ये 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 फसल दी गई हैं। ठीक है। क्या आ जाएगा जोड़ने पे ऊपर 6627 बटे 5। औसत कितना निकल के आ जाएगा 1325.4 टन। ठीक है। 1325.4 टन। आगे क्या कह रहा है, 2018 में गन्ना उत्पादन से कितना कम है। तो 2018 में गन्ना उत्पादन कितना हुआ था, 2018 में गन्ना उत्पादन हुआ था 1325 टन। अब कितना कम है, तो आंसर माइनस करेंगे 1325.4 से माइनस कर देंगे 1325। आंसर क्या आ जाएगा 0.4 टन अधिक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0.4 टन अधिक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तालिका में उन छात्रों की कुल संख्या शामिल है जिन्हें आईटी कंपनी
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड द्वारा लिया गया। साथ ही कॉलेज PQRS के लिए गए छात्रों का प्रतिशत भी दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये IT कंपनी है पहली, दूसरी, तीसरी, जिसमें कुल दिए गए छात्र कितने हैं। पहली कंपनी में 1800, दूसरी में 2400, तीसरे में 1500। पहली कंपनी में जो 1800 है उसमें P का परसेंटेज कितना है 24%, Q का परसेंटेज कितना है 32%, R का परसेंटेज कितना है 28% और ये S का परसेंटेज कितना है 16%। इन सबको मिला के कितना है, ये है 1800। इसी तरह कंपनी तीसरे में कितना है 1500। परसेंटेज की बात करते हैं, इसमें P का परसेंटेज कितना है 1500 में 32%। Q का परसेंटेज कितना है, ये परसेंटेज 1500 में ही है, ठीक है। ये यहाँ पे कुल छात्र दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, कंपनी सेकंड तथा एवं थर्ड द्वारा कॉलेज R में लिए गए छात्रों की संख्याओं का अंतर निकालना है, ठीक है। तो चलिए अंतर निकालते हैं। सेकंड में कितना है, देखिए सेकंड में कुल छात्र कितने 2400 कॉलेज R के लिए, ठीक है। कॉलेज R के लिए R में कितना है, देखिए R में है, ये सेकंड में है, और R में कितना है 25%। तो 2400 का कितना निकालेंगे 25%, कितने छात्र आ जाएंगे 600। आगे क्या कह रहा है, और कंपनी थर्ड के लिए कॉलेज R का परसेंटेज, थर्ड में कितने छात्र हैं 1500, ठीक है, और R का परसेंटेज कितना है, ये 25% है, ठीक है। तो 1500 का भी 25% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 375, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, छात्रों की संख्या का अंतर कितना है। तो देखिए अंतर निकालने के लिए 600 माइनस नीचे कितना आया था 375, ठीक है। अंतर कितना आ जाएगा 225। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 225, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, कंपनी 3 द्वारा कॉलेज P से लिए गए तथा कंपनी 1 द्वारा कॉलेज Q से लिए गए छात्रों की संख्या का अंतर कितना है। तो कंपनी 3 से कॉलेज P के लिए गए कितने लड़के हैं, देखिए कंपनी 3 में टोटल कितने हैं 1500, और कॉलेज P में कितने परसेंट है 32%। तो इसका 32% निकालेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 480। क्या कह रहा है, कंपनी 1 द्वारा कॉलेज Q से लिए गए छात्रों की संख्या। तो कंपनी 1 में कितना है, कंपनी 1 में है 1800 कुल छात्र, ठीक है, और Q में कितना है 32%, कितना आ जाएगा 576। अब क्या पूछ रहा है, छात्रों की संख्याओं का अंतर। तो अंतर निकालेंगे 576 माइनस 480, अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 96। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 96। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, कॉलेज S की तुलना में कॉलेज P से 3 कंपनियों के कुल कितने अधिक छात्र लिए गए। तो दोस्तों निकालना है इसका आंसर। कॉलेज S में कितने हैं, S में है ये, देखिए टोटल निकालना है S में तीनों कंपनी द्वारा, ठीक है। तो पहली कंपनी में कितने हैं 1800, ठीक है। S का परसेंटेज पहली कंपनी में कितना है 16%, तो 1800 का 16% निकाल लें, ठीक है। और कंपनी B में कितना है 2400, और कंपनी B में S का परसेंटेज कितना है 18%, तो इसका 18% निकालेंगे। कंपनी 3 में टोटल छात्र कितने हैं 1500, और इसमें S का परसेंटेज कितना है 23%, तो इसका 23% निकालेंगे, ठीक है 23%। तो देखिए ये आ गया 288 सॉल्व करने पे, ठीक है, प्लस 432 सॉल्व करने पे, ठीक है, प्लस क्या आएगा 345, टोटल कितना आ जाएगा ये 1065, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कॉलेज P से तीनों कंपनियों की तुलना में, देखिए कॉलेज S का तो निकाल लिया है, कॉलेज P का भी निकालेंगे, ठीक है, तीनों उसमें कंपनी में। तो पहली कंपनी में कितनी संख्या है 1800, P का परसेंटेज कितना है 24, फिर सेकंड कंपनी में कितने हैं 2400 बच्चे हैं, ठीक है, और उसमें P का परसेंटेज कितना है, P का परसेंटेज है 27%, तो इसका 27% निकालेंगे। C में कितनी टोटल है 1500, और इसमें P का परसेंटेज कितना है 32%, तो इसका 32% निकालेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा टोटल जोड़ने पे
सॉल्व करने पे आएगा 1560। अब क्या पूछा गया है, कितने अधिक छात्र हैं। तो देखिए अधिक छात्र निकालना है तो 1560 में से ये कितना आया था 1065, ठीक है 1065 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 495। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 495, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। कंपनी 2 द्वारा कॉलेज PRS के लिए छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए कंपनी 2 में कितनी है, कंपनी 2 में टोटल छात्र कितने हैं 2400, ठीक है। इसमें पी का परसेंटेज कितना है, पी का परसेंटेज है 24, कंपनी 2 में वो 27 है, ठीक है। कंपनी 2 की बात कर रहे हैं, 27% है तो इसका 27% निकालेंगे। और कंपनी 2 में टोटल कितने बच्चे हैं 2400, इसमें आर का परसेंटेज कितना है 25%, तो इसमें 25% निकालेंगे। और कंपनी 2 में ही एस का परसेंटेज कितना है 18%, तो इसका 18% निकालेंगे, 2400 का 18%। ये कितना आ गया, ये आ गया 648 प्लस इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 600, और लास्ट में सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 432। टोटल कितना आएगा 1680। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1680। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। कंपनी फर्स्ट द्वारा कॉलेज पी तथा एस के लिए छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए कंपनी फर्स्ट में पी के कितने छात्र हैं, कंपनी फर्स्ट में टोटल कितना है 1800 छात्र हैं, पी के कितने छात्र हैं 24%, ठीक है। और एस के कितने छात्र हैं, एस के हैं 16%, ठीक है। तो प्लस 1800 का ही 16% निकालेंगे। देखिए इसमें 1800 कॉमन ले लेंगे, ठीक है 1800 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 24% प्लस 16%, ठीक है, ये दोनों परसेंट में। तो 1800 ये कितना आ जाएगा 40%, जोड़ने पे आ जाएगा 40, ठीक है। सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 गुणे 40 कितना होगा 720, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 720। धन्यवाद दोस्तों।